हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का पार्ट 2। अकाउंटिंग टर्म्स हमने स्टार्ट करी थी, वो ऑलरेडी हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं इस सीरीज में कि पार्ट 2 में हम लोग कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एसेट्स की। एसेट्स का मतलब क्या होता है? An asset is anything of value that an individual business or organization owns or control with the expectation that it will provide future economic benefit. An asset can be physical or non-physical. देखो, एसेट का मतलब होता है कोई सी भी चीज, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, इस एक्सपेक्टेशन से कि वो उसको आने वाले टाइम में प्रॉफिट देकर जाएगी। एसेट का मतलब, कहने का मतलब है संपत्ति। ठीक है, संपत्ति होती है, लोग इकट्ठा करते हैं, इस उम्मीद से इकट्ठा करते हैं कि आज हमारे पास है, आज हम खरीद लें तो उसको हम रखेंगे, हमारी एसेट है और आने वाले टाइम में ये हमको क्या देगी, फायदा दे के जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं फिजिकल एसेट रखते हैं, जैसे कैश हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, कोई लोग गोल्ड भी रख देते हैं, तो ये उनकी एसेट है। और नॉन फिजिकल एसेट्स क्या होती है? जैसे पेटेंट्स हो गया, ब्रांड वैल्यू हो गई, गुडविल हो गया, ये एक ऐसी एसेट्स होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन इनकी अपनी एक खुद की वैल्यू है। ठीक है, तो एन एसेट इज अ रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट टू इट्स ओनर। तो एसेट एक ऐसा रिसोर्स होता है जो फ्यूचर में उसके ओनर को किसी न किसी तरीके से फायदा देकर जाता है। तो बेसिकली एसेट दो टाइप्स, तो करंट एसेट्स होती है। टाइप ऑफ एसेट्स में सबसे पहले क्या आती है? करंट एसेट। दीज आर द एसेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। और करंट एसेट आर कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म एसेट बिकॉज दे जनरली आर कन्वर्टेबल टू कैश विद इन अ फर्म्स फिजिकल ईयर। ये ऐसी एसेट्स होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इन्हें हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जैसे बैंक में पड़ा हुआ पैसा, जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो तुरंत कैश में बदल जाते हैं। ठीक है, या फिर इन्वेंट्री की बात कर ले तो हम जैसे बिजनेस के पास जो भी माल या सामान, या जिसे हम स्टॉक होता है, स्टॉक में होता है, जैसे दुकान पे बिकने वाला सामान, ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से दिया गया खर्चे जैसे इंश्योरेंस या रेंट जो एडवांस में दिया गया हो, ये सब ऐसे एसेट्स होते हैं जो इजीली कन्वर्ट होते हैं कैश में विद इन अ ईयर। और ये होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिसे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। जैसे कि these are the assets, these are not easily converted into cash within a year and are held for a longer period। ये कोई इतनी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं होते एक साल के अंदर अंदर, ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है बिकॉज ऐसे एसेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती, या और जिन्हें बिजनेस या पर्टिकुलर इंसान इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, एडवांसेस हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन टेंजिबल सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल। अब आप जैसे कोई एसेट खरीदते हो, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो क्या ये साल भर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से इंसान सोचता है लेने की, और उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करता है कि भाई अभी अपन लेके डाल देते हैं, उसके बाद साल, 2 साल, 3 साल में, 4 साल में जब उन्हें कन्वर्ट करना हो लॉन्गर पीरियड के बेनिफिट के हिसाब से, तब वो पर्टिकुलर बिजनेस या इंडिविजुअल अपने हिसाब से उसको इन्वेस्ट करने की सोचता है और कैश में कन्वर्ट करने की सोचता है। ठीक है, तो करंट एसेट जो विद इन ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन करंट एसेट ये लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से एक बिजनेस खरीदते हैं नॉन करंट एसेट्स को, और अपने लॉन्ग टर्म में होने वाले फ्यूचर बेनिफिट के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? These are the those assets which are neither tangible or nor intangible. ठीक है, fictitious assets are not real asset but expenses or losses that are recorded as assets in the financial statements। ठीक है, ये इस तरह के assets होते हैं जो ना तो tangible होते हैं, जो दिखाई या टच नहीं किए जा सकते, ना ही intangible होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल एसेट्स नहीं होते बल्कि ऐसे खर्चे या नुकसान होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टेम्परेरी एसेट की तरह रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में बिजनेस के लिए फायदा दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या हो गया आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, लॉसेस फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, एक्यूमुलेटेड लॉस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े एसेट्स में? तीन टाइप के एसेट्स, करंट, नॉन करंट एंड फिक्टिशियस। नाउ नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं रिसिप्ट की।
रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट और प्रूफ दैट कंफर्म्स अ पर्सन हैज रिसीव्ड मनी और पेमेंट फॉर अ ट्रांजैक्शन. इट सर्व्स एज अ रिटन रिकॉर्ड एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द बायर एंड द सेलर. सो रिसिप्ट आर इशूड इन बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग एज वेल एज स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन. तो रिसिप्ट क्या होती है? एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है. ये कंफर्म करता है कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, तो उसके बदले में आपको क्या मिला है? एक रिटर्न प्रूफ मिला है, एक डॉक्यूमेंट मिला है रिसिप्ट के फॉर्म में. ठीक है, ये एक तरीके का क्या होता है? रिटर्न रिकॉर्ड होता है. तो मतलब हम लोग कहते हैं ना कि लिखित में कोई चीज़ हमको मिलती है तो हमको एक प्रूफ मिल जाता है कि हमको सामने वाले से रिसिप्ट मिली हुई है, तो एक प्रूफ है. ठीक है, कि हमने सामने वाले व्यक्ति से इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं. तो रिसिप्ट कहाँ यूज होती है? बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग में यूज होती है. ठीक है, जब दो बिजनेसमैन के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो पेमेंट रिसीव होने पर रिसिप्ट दी जाती है. ठीक है, स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन में यूज होती है. शेयर मार्केट में जब भी शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं तब भी रिसिप्ट इश्यूज होती है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पर रिसिप्ट का यूज किया जाता है. एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एज एन प्रूफ और एज एन डॉक्यूमेंट. टाइप्स ऑफ रिसिप्ट की बात कर लेते हैं. फर्स्ट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट आर इनकम a business earn regularly from its daily activities and daily earnings from regular business activities. It helps in managing daily expenses like salary, rent and electricity bills. So it shows whether a business is profitable or not and used to prepare profit and loss account of the company. ये क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट. ये वो इनकम होती है जो बिजनेस अपनी डेली एक्टिविटीज से रेगुलरली कमाते हैं. ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं डेली अर्निंग्स बिजनेस की जो रोज की कमाई है, जो रेगुलर एक्टिविटीज से आती है. ठीक है, एक्सपेंसेस मैनेज करने में मदद करती है. ये इनकम डेली एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उन सबको मैनेज करने में हेल्प करती है. ठीक है, ये शो करती है बिजनेस प्रॉफिट है या नहीं है, और ये हेल्प करती है किसमें? टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी. मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो रेवेन्यू रिसीव बिजनेस की रोज की इनकम होती है जो डेली काम में आती है. ठीक है, इससे रोजाना के जो खर्चे मैनेज होते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है. नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है दीज आर द मनी अ बिजनेस गेट ओकेजनली फ्रॉम सेलिंग एसेट और टेकिंग लोन्स एंड दिस मनी इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ, नॉट फॉर डेली एक्सपेंसेस. तो कैपिटल रिसिप्ट वो पैसे होते हैं जो बिजनेस कभी कभी किसी एसेट को बेचकर या लोन लेकर कमाता है. ठीक है, तो ये पैसे डेली एक्सपेंसेस के लिए नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इन कैपिटल रिसिप्ट का यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे ओकेजनली इनकम हो गई आपके, लोन फ्रॉम बैंक हो गए, सेलिंग फिक्स एसेट्स, इशूइंग शेयर्स. So it helps in expansion and investment used in the balance sheet of the company, supports the company long term financial stability. ठीक है, ये रोज रोज नहीं मिलती है बल्कि कभी कभी होती है कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, लाइबिलिटीज इससे बढ़ सकती है. अगर बिजनेस लोन लेता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो उस फॉर्म में कैपिटल रिसिप्ट देना पड़ता है. ठीक है, इससे एसेट्स कम हो जाती है. अगर बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी या मशीनरी बेचता है तो उसकी एसेट्स कम हो जाती है. लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इसका कैपिटल रिसिप्ट का यूज किया जाता है. जैसे ये पैसा बिजनेस एक्सपेंड करने या नए इन्वेस्टमेंट में लगाने के काम आता है. बैलेंस शीट में ये कैपिटल रिसिप्ट दिखाई जाती है. ठीक है, ये रिसिप्ट कंपनी के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सपोर्ट करती है. ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलें तो कैपिटल रिसिप्ट बिजनेस के लिए एक बड़ी इनकम होती है जो एसेट्स बेचने या लोन लेने से आती है, और ये रोज के खर्चे के लिए नहीं बल्कि बिजनेस की ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर की. तो एक्सपेंडिचर मीन स्पेंडिंग मनी टू बाय गुड्स सर्विसेज और एसेट्स फॉर द बिजनेस और पर्सनल यूज. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अ, खरीदने के लिए पैसा खर्च करना, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो या एसेट्स हो, बाय द पर्सनल और द बिजनेस यूज. सो इट इज अपोजिट ऑफ इनकम एंड इज नेसेसरी फॉर द रनिंग डेली ऑपरेशंस और मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एक्सपेंडिचर क्यों जरूरी है? नेसेसरी है फॉर द डेली ऑपरेशंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का बेसिकली मतलब क्या होता है? वो पैसा खर्चा करना किसी भी सामान, सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट के लिए. ये जरूरी होता है कि किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए, ताकि उनका काम स्मूथली चले. ठीक है, तो इसके भी टाइप्स होते हैं एक्सपेंडिचर के. फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका मतलब क्या होता है? मनी स्पेंड ऑन डेली ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस. वो पैसा जो डेली ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस में खर्च होता है. ठीक है, दीज एक्सपेंसेस आर शॉर्ट टर्म एंड डू नॉट क्रिएट एसेट्स. ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक्सपेंडिचर होते हैं. रेवेन्यू, जैसे हमने रेवेन्यू रिसीव पढ़ी था, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये भी रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, एंड
फॉर एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं हम लोग, जैसे सैलरीज एंड वेजेस हो गए, रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मनी स्पेंड on buying fixed asset that will give benefits for a long term, and these expenses are one time investment that help the business grow। ठीक है, इसमें एक ऐसा फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा लगाया जाता है जो बेनिफिट देके जाता है लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस के लिए ऐसा फिक्स एसेट्स खरीदना जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो फायदा देके जाएगा, प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, सो दीज एक्सपेंसेस आर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इसमें सिर्फ एक टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है दैट हेल्प द बिजनेस ग्रो। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड एंड दीज आर द रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट अंडर एसेट्स। जैसे आपने कुछ क्या खरीदा, जमीन खरीदी या बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीन या इक्विपमेंट्स लिए, व्हीकल्स लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स की। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े पैमाने पे जो चीजें हम लोग खरीदते हैं, एक बार का ही पैसा लगता है। ठीक है, और ये जो पैसा लगाते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स के हिसाब से ही लगाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप को एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So deferred revenue expenditure means a big expense that is paid at once but it benefits lasts for many years, helps in better financial management by not overloading expenses in one year। ठीक है, तो ये इस तरीके का बड़ा खर्चा होता है जो एक ही बार पे किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका फायदा कई सालों तक मिलता है। ठीक है, जैसे इसके बेसिकली अगर हम बात करें, एक बार में पेमेंट होता है, बिजनेस पूरा अमाउंट एक साथ पे करता है। ठीक है, लंबा फायदा देके जाता है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल इस खर्चे का प्रॉफिट एक ही साल में नहीं बल्कि मल्टीपल ईयर्स तक मिलता है। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करता है, सारे खर्चे एक साल में रिकॉर्ड करने के बजाय उसे मल्टीपल ईयर्स तक एडजस्ट किया जाता है ताकि प्रॉफिट लॉस बैलेंस दिखा रहे। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें डेफर्ड रेवेन्यू सिंपल भाषा में, कि एक ऐसा बड़ा खर्चा होता है जो एक साथ पे किया जाता है पर इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता है। इसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में मल्टीपल ईयर्स तक डिवाइड करके या दिखाया जाता है ताकि एक साल से ज्यादा बर्डन ना आए। नेक्स्ट है एक्सपेंस की। अब एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस इज द मनी स्पेंड बाय द बिजनेस और इंडिविजुअल टू रन डेली ऑपरेशंस और मेंटेन बिजनेस एक्टिविटीज। इट इज अ कॉस्ट दैट रिड्यूसेस इनकम एंड इज नेसेसरी टू कीप द बिजनेस फंक्शनिंग स्मूथली। फॉर एग्जांपल सैलरी, वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये वो पैसा होता है जो बिजनेस या इंडिविजुअल अपनी डेली ऑपरेशन या बिजनेस एक्टिविटीज चलाने के लिए खर्च करता है। ठीक है, तो ये एक कॉस्ट होती है जो इनकम को कम करती है लेकिन बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी और वेजेस, एम्प्लॉयज को देने वाली तनख्वाह या मजदूरी का डेली पेमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए जो सामान बनाने या बेचने में लगता है, जैसे रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे ऑफिस या फैक्ट्री के किराए या बिजली का बिल देना। एडवर्टीज और मार्केटिंग के लिए खर्चा होना, जैसे एक्सपेंस होना बिजनेस या प्रमोशन के लिए एड या ब्रांडिंग पर खर्चा। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेंस हर वो तरीके का खर्चा होता है जो बिजनेस या पर्सनल लेवल पर डेली काम चलाने के लिए जो किया जाता है। अगर ये खर्चे को ना होना तो बिजनेस स्मूथली नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रॉफिट की, तो profit is the extra money a business earns after subtracting all expenses from its total income. So it shows how a well business is performing financially. In simple words, it is the money left after subtracting all costs from total income. Profit का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा पैसा होता है जो बिजनेस अपनी टोटल इनकम में से सारे एक्सपेंसेस घटाकर कमाता है। ठीक है, तो ये बताता है कि एक बिजनेस फाइनेंशियली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अगर एक बिजनेस 1 लाख कमाता है और उसके खर्चे 70,000 होते हैं तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 का होगा। तो प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करेगा। इसके भी टाइप्स होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट फ्रॉम सेल आफ्टर रिमूविंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, एंड नेट प्रॉफिट इज अ फाइनल प्रॉफिट आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग ऑल expenses, taxes and interest. So it is the real earnings of the business. तो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, ये सिर्फ सेल से होने वाले प्रॉफिट को दिखाता है, जैसे सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट हटाने के बाद का जो प्रॉफिट होता है, जैसे इसमें टैक्सेस, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह नहीं घटाए जाते। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये बिजनेस का असली प्रॉफिट होता है जो सारे एक्सपेंसेस, टैक्सेस और इंटरेस्ट घटा के जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट।
ठीक है। तो नेट प्रॉफिट वी कैन से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस प्लस टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। तो नॉट नेट प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा बिजनेस उतना ज़्यादा सक्सेसफुल रन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने 5 टर्म्स पढ़े हैं अकाउंटिंग की, और इसकी सीरीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक ये कवर अप हो जाएंगी। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।